गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.5। तो इस प्रश्नावली में है दो चरों वाले समीकरण। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। देखो, पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले नंबर के सवाल को। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में चेक करने की एक विधि होती है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इनका अनुपात देखते हैं ना। अगर ये सब के सब बराबर हैं तो क्या होंगे, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, दूसरे के ऊपर समबाकी होंगी और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। और अगर ये तीनों बराबर नहीं होगा, शुरू के दो बराबर हैं, तो वहां पर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं एक दूसरे से। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, जो रेखाएं, इन रेखाओं का कोई मतलब कटान बिंदु नहीं होगा जिससे इनका हल नहीं निकलेगा। तो उस स्थिति में क्या लेंगे, उसका कोई हल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग है, या शुरू के दो अलग अलग हैं, तीसरा बराबर हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ रेखा एक दूसरे को काटती है और उनका एक कॉमन बिंदु निकलता है जो इनका हल होता है। ठीक है, उस स्थिति को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 1/3 -3/-9 और -3/-2। ध्यान दें, इनको काटने पर 1/3, 1/3 और ये 3/2, ये शुरू के बराबर है, ये बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, इनका कोई हल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दूसरे की बात करते हैं। देखो, 2/3, 1/2 और 5/8 कोई बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो हल जरूर निकलेगा। तो यहां पर अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। और यहां पर सवाल बोल रहा है कि जब अद्वितीय हल होंगे तो उनको वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो हम यहां पर इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए, यहां पर x, y और 1। तो यहां पर देखो x है ना। x के अलावा बचे हुए जो दो होते हैं ना, ये इसके नीचे लिखने हैं, 1, 2, और इसको इधर लेकर लिखते हैं तो -5 और -8 बराबर किन दूसरी तरफ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब y के नीचे लिखेंगे तो -8 और -5 और -8 और एक नहीं 2 है, 2 और 3। अब इसी तरह से एक के नीचे मतलब इनको छोड़कर बचे हुए शेष दोनों लिखेंगे तो 2, 3 और 1 और 2, ये हो गया। ठीक है, x इसके बटे में कैसे लिखना है इनको, पहले देखो हम इस तरह से पहले इसको गुणा करेंगे, उसके बाद में ऐसे गुणा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले इसको गुणा, उसके बाद में चिन्ह बदलकर इस तरह से गुणा। तो पहले क्या हो जाएगा, -8 गुणा करेंगे -8 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको गुणा करेंगे तो -10 बराबर। यहां पर भी इसी तरह से -15 -16, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 दूनी 4 -3 एकम 3। एक्स बटे यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 10, 10 -8 प्लस का 2 है ना। वाई बटे यहाँ पर प्लस का 16 -15, तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 1/1। तो x बराबर x/2 बराबर 1/1 लिखेंगे पहले। तो x बराबर निकल के आएगा 2, है ना। इसी तरीके से x y/1 बराबर 1/1 लिखेंगे तो वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, y बराबर 1। तो इनके ये अद्वितीय हल निकल कर आते हैं, ये इसका हल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हुआ है पहले का। देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 3/6 -5/-10 और 20/40 हल करेंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2, ये सारी सारे बराबर आ जाते हैं। यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती। अब जब रेखाएं संपाती होती है तो क्या होती है, इनके अनंत हल होते हैं, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हल। ठीक है, और जब अनंत हल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इनका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतने सारे होते हैं, किस किस का निकालें।
अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 1/3 -3 और -7/-15। तो देखो यहाँ पर इन काटने पर 1/3 1/1 और 7/15 ये सारे अलग है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। और यहाँ पर क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होते हैं तो हमें वज्रगुणन विधि से इनको हल करना है। अब वज्रगुणन विधि आप जानते हो कैसे होती है, x बटे सबसे इधर देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे इनके गुणांक, एक x को छोड़कर -3 फिर -7 -15, फिर y के गुणांक लिखेंगे y के नीचे, y को छोड़कर बाकी, तो -7 -15 1 और 3। अब जो ये वाली संख्या है उसके नीचे 1/1 3 -3 हल करेंगे। देखो x बटे क्या होगा इस तरह से, तो -15 को -3 से गुणा करेंगे तो 45 रहेंगे प्लस के, और -7 21 प्लस के, है ना, क्योंकि दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, बराबर y बटे कितना हो गया 7 21 -21 और इधर गुणा करेंगे तो माइनस के 15, है ना, और 1/, देखो -3 दिया 9। अब हल करेंगे इनको तो x बटे कितना बचेगा यहाँ पर 24, y बटे देखो ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 6, और 1/, देखो ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 6। तो हमें x का मान निकालना है, x बटे 24 बराबर 1/6, तो x बराबर 24/6, तो x बराबर क्या होता है 24, x का मान आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर y -6/1/6 करेंगे तो y बराबर क्या होगा -6/6, तो y का मान निकल के आएगा -1। ठीक है, इस तरह से इसके अद्वितीय हल निकल कर आते हैं हमारे सामने। और ये हमारे पहले का चौथा सवाल हो गया, मतलब पहले के 4 सवाल हम कर चुके हैं। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए दूसरा सवाल, a और b, इसमें 2 सवाल है, इसमें a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं 2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास में शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होती है। तो इसमें हम इसको मान को रखते हैं, देखिए 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर -7/, इन संख्याओं को माइनस में लेकर रखेंगे तो 3a + b -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को बराबर रखते हैं, 2/a - b बराबर 7/3a + b -2, वज्र गुणा करेंगे तो 3 × 6a + 2b -4 बराबर 7a - 7b। अब देखो एक तरफ ले लेते हैं, सभी संख्याओं को इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7a - 6 है ना, -7b, इधर जाकर -2b, फिर इधर जाकर प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, a - 9b + 4 बराबर 0, ये 1 नंबर समीकरण आ गया हमारा, है ना। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम दूसरे को इसके बराबर रखेंगे, तो 3/a + b बराबर 7/-3a प्लस, देखो माइनस को हमने काट दिया ऊपर से नीचे, तो 3a भी ये हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे तो 3 × 9a + 3b -6 बराबर 7a + 7b। सभी संख्याओं को इधर ले आओ, तो 9a - 7a + 3b -7b -6 बराबर 0। हल करेंगे तो 2a - 4b -6 बराबर 0, 2 का भाग देंगे तो a - 2b -3 बराबर 0, ये 2 नंबर हो गया, है ना। a और b का मान निकालना होगा आपको, तो इसके लिए देखिए a, b और c की जगह a लिखेंगे, है ना। तो इनका मान निकालते हैं, देखो ये तीनों बराबर होंगे। a का मान क्या है यहाँ पर
एक, यहाँ पर भी एक है, नहीं एक की तो मान लिख रहा है एक के नीचे, हमें लिखना है -9 -2 और यहाँ पर 4 -3। अब बी का मान लिखेंगे तो 4 -3 और ए का मान क्या है 1 1। अब यहाँ 1 1 और ए का मान लिखना है यहाँ पर हमको, ए और बी का मान लिखना है ना, तो ये तो हो गया किसका, ए का मान और बी का मान क्या होगा, -9 और -2, ये हो गया ना। अब हल करेंगे इनको, पहले इसको फिर इसको, तो a बटे 9 3 27 वो भी प्लस था, माइनस एक माइनस ये होगा क्या 4 दूनी 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3, 1 बटे माइनस का 2 और ये प्लस का 9। हल करेंगे तो a बटे 27 और 8 35, b बटे 7 और 1 बटे 7, 7 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो a बटे 5 बराबर b बटे 1 और 1 बटे 1। a का मान देखो, a बटे 5 बराबर 1 बटे 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 5, और इसी तरीके से b बटे 1 बराबर 1 बटे 1 रखेंगे तो b का मान निकल के आएगा 1। तो a का मान 5 आया, b का मान 1 आ गया। ये हमारा दूसरे का पहला सवाल था। अब ये दूसरे का दूसरा सवाल भी करने जा रहे हैं। दूसरे का दूसरा सवाल देखिए, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं किस कंडीशन में निकलता है, जब रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर होती है तो क्या होता है, यहाँ पर शुरू के मान देखिए ऐसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के होते हैं, और c1 बटे c2 क्या होता है इनका बराबर नहीं होता है, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसका यूज करेंगे इसमें। देखिए a1 बटे मतलब 3 बटे 2 के माइनस 1 बराबर b का मान क्या है 1 बटे के माइनस 1, है ना, बराबर नहीं है किसके 1 बटे 2 के प्लस 1 के। तो यहां पर देखिए हम k का मान निकालेंगे तो उसको बराबर नहीं लेकर हम सिर्फ इसको लेंगे, तो इसका वजन गुणा करेंगे कैसे होगा, 3 के माइनस 3 बराबर 2 के माइनस 1, एक तरफ ले लेते हैं इनको, तो 3 के माइनस 2 के माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा -2 बराबर 0, है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, सिर्फ k का मान a निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का दूसरा सवाल हो गया। अब हम तीसरे सवालों की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखें, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि द्वारा हल कीजिए। दोनों विधियों से इसको हल करना है। देखिए तो पहले तो हम ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखो हमने पिछली प्रश्नावली में इसको किया था, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी एक का मान निकालकर दूसरे में रख देते हैं। तो यहां से किसी एक समीकरण में निकालते हैं, जैसे 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 3x माइनस में डाला जाएगा, तो y बराबर 4 माइनस 3x बटे 2। अब y का मान हम ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो रखते हैं देखो 8x प्लस 5, 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर 9। अब देखो 8x अपनी जगह पर गुणा करेंगे तो 520 माइनस 5 या 15x, है ना, और बटे 2 रहेगा यहाँ पर बराबर 9। क्या करते हैं, दो लघुत्तम ले लेते हैं, तो 16x प्लस 20 माइनस 15x, और ये लघुत्तम इधर ले जाकर गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। अब इसको हल कर लेते हैं, 16 माइनस 15x क्या बचेगा x प्लस 20 बराबर 18, 20 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 18 माइनस 20, तो x बराबर क्या होगा माइनस के 2। ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है इसमें रख देते हैं, तो y बराबर 4 माइनस 3 गुणा माइनस 2 बटे 2, तो 4 प्लस 3 दूनी 6 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा 10 बटे 2, मतलब y का मान निकल कर क्या आया 5। ये तो कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। अब हम करते हैं यहाँ पर वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि ध्यान दें, इस विधि में समीकरणों को इस तरह लिखते हैं। देखो 8x प्लस 5y, इस 9 को इधर ही ले जाकर लिखते हैं -9 बराबर 0, और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमने समीकरण लिख दी है। अब x, y और 1 इनके बटे में हमको संख्याएं लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे देखो,
x के नीचे x को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, तो 5 2 -9 -4, y के नीचे y को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, तो -4 -9 -4 8 और 3, और 1 के नीचे इनको छोड़कर बाकी सब लिखेंगे, तो 8 3 और 5 और 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो देखो x बटे, पहले इसको गुणा करेंगे माइनस इसको गुणा करेंगे, है ना, तो 520 माइनस माइनस प्लस रहेंगे, माइनस है ना इसलिए 9 3 18, y बटे यहाँ पर 9 3 27 माइनस के 27, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 चौक 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 दिया 15। तो देखो x बटे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर बचेगा 20 39 मतलब 38। देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो ये है ना, यहाँ पर माइनस का होगा ना, ध्यान नहीं दिया, तो ये माइनस का 2 बचेगा, y बटे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 5, और यहाँ पर बचेगा 1। तो देखो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा -2, है ना, और अगर हम y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 करेंगे तो y बराबर क्या है, वज्र गुणा करने पर 5। तो हम देखिए दोनों के उत्तर मिलाते हैं, यहाँ पर x का मान -2, यहाँ पर -2, y का मान 5, y का मान 5, तो दोनों तरीके से हमारे उत्तर सेम आए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। और ये रही हमारी प्रतिस्थापन विधि, और ये है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े, वज्र गुणन विधि सबसे सरल विधि होती है समीकरणों को हल करने के लिए। तो अभी तक हम कौन कौन सी विधि पढ़ चुके हैं, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियां होती हैं द्विघात समीकरणों की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की। तो इनको आप, मुझे लगता है आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो अब चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, चौथे का पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, आप भी पढ़े साथ साथ में। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि किस छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रख लेते हैं हम यहाँ पर, माना नियत व्यय x तथा अतिरिक्त व्यय y रुपए है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो देखिए एक छात्र को 20 दिन भोजन करता है वो, तो x + 20 बराबर 20y बराबर 1000 जमा कराने पड़ते हैं, और दूसरा छात्र उसको x + 26 दिन वो भोजन करता है तो उसको 1100 कितने हैं 80 में शायद कुछ, उसको 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण बन गए। इनको हम क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो ये एक तरफ बन गए, ये एक तरफ हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो x y और 1 बराबर एक चिन्ह लगाएंगे तीनों बीच में। तो देखो यहाँ पर 20 26 माइनस 1000 माइनस 1180 है ना, इधर को -1000 माइनस 1180 और इधर को 1 1 और यहाँ पर 1 1 20 26। देखिए यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x बटे माइनस का 2 जीरो तो ऐसे कैसे लग जाएगी, 2 जीरो तो ऐसे कैसे लग जाएगी इसके ना, और इसको गुणा करेंगे तो 8 × 16 7 की 1 2 1 3 2 1 2 तो 23 600 यहाँ पर गुणा करने पर आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 26,000 प्लस का है ना। ये तो x का मान हो गया, y का मान निकालेंगे नीचे तो देखो 1000 माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 1180। इधर को करेंगे तो 26 माइनस 20, तो यहाँ पर हल करने पर क्या आएगा, x बटे 26,000 में से 23,600 जाएंगे तो 2,400 है ना, तो 24 आया यहाँ पर प्लस का
और यहाँ पर y बटे यहाँ पर क्या आएगा 180 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1/6। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको रखेंगे 2400 बराबर 1/6 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 का भाग देंगे 6 चौका 24 है ना। तो 4 बढ़ गया मतलब 400। x का मान यहाँ से 400 निकल कर आया और y का मान यहाँ पर इस तरह रखेंगे तो 6 18 मतलब 30। y बराबर क्या आएगा यहाँ पर निकल कर 30 वज्र गुणा करने पर आएगा ये है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 400 रुपये फिक्स किराया है, अगर खाना खाओ या मत खाओ पहले 400 जमा कराने पड़ेंगे और पर डे 30 रुपये वो खाने के लिए देने पड़ेंगे। तो ये हमारा चौथे का पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, सवाल मैं बोल रहा हूँ आपके साथ साथ में पढ़े। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। ये बहुत सारे सवाल है। माना भिन्न x/y है, ठीक है। तो इसमें अंश x होगा और हर y होगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये बोल रहा है कि 1/3 हो जाती है कब x/y। इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल किया जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है ना। अंश में से 1 घटाया जाता है x - 1 तब ये हो जाती है ना। और दूसरी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब उसके हर 1/4 हो जाती है, ये कब x/y 4 कब हो जाएगी जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे दो समीकरण बन गए। इनको हल करके हम इस तरह से लिखेंगे ताकि हम वज्रगुण विधि से को हल कर पाए। तो देखो इसको गुणा करेंगे तो 3x - 3 बराबर y। इस y को इधर ले आते हैं, चलिए इनको इधर ले जाओ तो y - 3x + 3 बराबर 0। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 4x है ना बराबर y + 8, इनको इधर लाएंगे तो 4x - y - 8 बराबर 0। इसको भी हम सही जमा लेते हैं -3x + y + 3 बराबर 0। तो ये हमारे दो समीकरण बन गए है ना। इन दोनों को एक साथ लिखता हूं ताकि हल करने में दिक्कत नहीं आए। तो -3x + y + 3 बराबर 0, 4x - y - 8 बराबर 0। दोनों समीकरण हो गए। अब ध्यान दें यहाँ पर इनकी कोई भी चीज बराबर मैच नहीं हो रही, इसका मतलब इनके अद्वितीय हल होंगे। तो अब हम यहाँ पर इनको वज्रगुण विधि से हल करने होंगे। तो x बटे और y बटे और 1 बटे के हम नीचे हम ये संख्या लिखनी होगी। तो लिखते हैं, देखिए x के नीचे x की संख्या छोड़कर बाकी लिखेंगे तो 1 - 1 और 3 - 8। y के नीचे इनको छोड़कर 3 - 8 और यहाँ पर होंगे -3 और 4 -3 और 4 1 - 1। ये हमने संख्या लिख दिया। अभी हल करते हैं। देखिए x बटे -8 + के 3 y बराबर 4 के 12 और ये हो गए प्लस के और यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा ना, क्योंकि माइनस हम अपनी तरफ लगाते हैं। तो 8 या 24 1 बटे यहाँ पर होगा प्लस का 3 और ये माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर x बटे क्या बचेगा माइनस का 5, y बटे माइनस के 12 और 1 बटे माइनस का 1 बचेगा। सब में माइनस कॉमन है इसलिए माइनस को काट कर हटा सकते हैं या फिर नहीं घटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। x बटे -5 बराबर क्या होगा 1 बटे -1। तो x बराबर -5 बटे -1, माइनस से माइनस काट देते हैं तो x बराबर आएगा 5, है ना। ये तो x का मान हो गया। y बराबर क्या होगा -12 बटे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें भिन्न की, तो भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर x बटे y मतलब 5 बटे 12, ये भिन्न हो जाएगी। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल ये है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और एक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। तो उसने 40 अंक अर्जित किए, मतलब सभी का योग 40। कैसे कैसे, तो इसके लिए मानते हैं, माना सही के लिए x तथा गलत के लिए y अंक कटते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया इसमें। तो सवाल ये कह रहा है कि इसने एक टेस्ट में अंक अर्जित किए, तो
एक मिनट, ऐसे मान लेते हैं सही प्रश्न, यहां पर सही प्रश्न x, सही प्रश्न x तथा गलत प्रश्न y है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर तो दे रखे हैं ना, तो ध्यान दे, मान लीजिए x प्रश्न इसके सही है तो उसके इसको नंबर कितने मिलेंगे, 3x माइनस y, तो इसको 40 मिले। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह होता कि 4x माइनस 2y बराबर, तो इसको कितने अंक मिलते, 50। कैसे, मान लीजिए 4 नंबर मिलते एक सही प्रश्न पे और 2 गलत प्रश्न पर काटते हैं, तो यहाँ पर 50 नंबर मिलते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 समीकरण बन गए हमारे पास में। देखो अद्वितीय हलों में अगर इसको सही लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको माइनस की तरफ ले जाकर दूसरी तरफ बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम वर्गमूल विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर रहा हूं x बटे y बटे और 1 के बटे में। तो देखिए -1 -2 -40 -50, और यहाँ पर -40 -50 और 3 4 -1 -2, ये हमने अंक जमा दिए इसके, है ना। ये कैसे जमाए, x के नीचे x वाली संख्या नहीं लिखी, y के नीचे y वाली संख्या नहीं लिखी और 1 के नीचे ये वाली संख्या नहीं लिखी। बस हल करते हैं, x बटे प्लस के 50 और माइनस के 80, y बराबर यहाँ पर 4 4 16 माइनस के 160 और प्लस के 150, 1 बटे यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के 4। हल करने पर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 30, और यहाँ हल करने पर y बटे क्या आएगा, माइनस के 10, और यहाँ हल करने पर माइनस के 2। अब देखिए x बटे -30 बराबर माइनस का 1 बटे, ये इस तरह से माइनस माइनस काट देते हैं, x बराबर 30 बटे 2, तो x बराबर क्या आएगा, 15। मतलब परीक्षा में सही प्रश्न तो उसने 15 किए और गलत प्रश्न कितने किए उसने, तो y बटे -10 बराबर 1 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस काट दिया, y बराबर कितने हो गए, 10 बटे 2, तो y का मान 5। मतलब उसने सही प्रश्न तो किए 15 और गलत प्रश्न किए 5। तो यहाँ पूछ रहे परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न, तो गलत और सही दोनों को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 5, मतलब परीक्षा में कुल 20 प्रश्न थे, है ना, जिसमें से उसने 15 सही किए और 5 गलत किए। तो ये हमारा चौथे का तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि स्थान A से चलने वाली कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और B से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो माना x से, एक मिनट, A से चलने वाली कार, A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा है, और B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए हमने चाल को मान लिया, अब जैसे सवाल बोल रहे हैं ना वैसे वैसे हम सवाल को करते चलेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक ही चाल, जो A से चलने वाली कार उस चाल x किलोमीटर और B से चलने वाली चाल जो कार उस चाल y किलोमीटर है। तो ध्यान दें इनके बीच में 100 किलोमीटर गैप है, और ये 5, देखो x दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी सापेक्ष गति क्या होगी, x माइनस वाई, है ना, और ये 5 घंटे बाद में मिलती हैं। कितनी दूरी तय करती हैं, 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 100। अगर हम इसमें भाग दे दें किसका, 5 का, तो x माइनस वाई बराबर 20, ये निकल कर आता है 1 नंबर समीकरण। दूसरा ये बोल रहा है कि इनके बीच में 100 किलोमीटर का गैप है और दोनों अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो बहुत जल्दी मिल जाएंगी। मतलब एक इधर से आएगी दूसरी इधर से आएगी, जल्दी मिल जाएंगी।
तो इनके बीच में 100 किलोमीटर गैप है ना। तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा, देखो, हाँ चलो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। इनको हम सही तरीके से जमाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया 1 नंबर, ये 2 नंबर। सही तरीके से जमाए इसको ना। अब हम हल कर लेते हैं इसको, x y और 1 इस तरह से। x के नीचे x वाली संख्या नहीं लिखेंगे तो माइनस 1 माइनस 20 और माइनस का 100। y के नीचे ये नहीं लिखेंगे तो माइनस 20 माइनस 100 और 1 माइनस 1 और 1। हल करते हैं, इधर देखो यहाँ पर y बटे माइनस माइनस प्लस 100 प्लस, देखो ये माइनस और एक माइनस अपनी तरफ लगाएंगे तो 100 हो जाएगा ना, वो 20 हो जाएगा प्लस का। y बटे यहाँ पर देखो माइनस 20 और एक माइनस तो ये रहा, एक अपनी तरफ लगाएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा कितना 100 और 1 बटे 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 120 और y बटे 80 और 1 बटे 2। x का मान क्या हो जाएगा 120 बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आती है x वाली काट के ना। और y बराबर क्या हो जाएगा 80, इधर जाए गुणा हो जाएगा तो 80 बटे 2। तो y की चाल आई कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा चौथे नंबर का चौथे का। अब हम पांचवा सवाल जो अंतिम सवाल होगा उसकी तरफ चलते हैं। सवाल देखिए, सवाल क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 किलोमीटर कम कर दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई मतलब मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। और चौड़ाई क्या होगी, मान लेते हैं y इकाई है। अब जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे वैसे करते जाएंगे। तो ध्यान दें यहाँ पर पहली शर्त क्या है कि अगर हम लंबाई में से 5 घटा दें, 5 इकाई घटा दें, है ना, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो यहां पर क्षेत्रफल निकल के आएगा कितना, यहां पर क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ ये सवाल रहा। तो 9 इकाई वर्ग कम हो जाता है। तो ध्यान दें पहले क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x माइनस वाई, इसमें से 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, हल करते हैं, देखो इसको अपने आप एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे x गुणा वाई एक्स वाई, एक्स को इससे गुणा करेंगे तो प्लस पे 3x माइनस 5y माइनस के 15 बराबर x y माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई काट देते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y माइनस के 6 बराबर 0। ये एक नंबर समीकरण हो गया है। पहली शर्त के अनुसार ये एक नंबर समीकरण हो गया। दूसरी शर्त क्या बोल रही है यहाँ पर, यदि हम लंबाई में 3 इकाई जोड़ दें तो इसमें हम 3 इकाई जोड़ दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दोनों में बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो क्षेत्रफल क्या होगा एक्स वाई, ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से करते हैं इसको, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये 67 ही है ना, दोबारा ध्यान दें एक बार, सच है ये बिल्कुल 67 ही है। एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया, यहाँ पर बचा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 67 ने 6 माइनस 67 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 61 बराबर 0। ठीक है, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम इसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं और निकालते हैं यहाँ पर x y के मान। तो देखिए पहले इनको हम सही तरीके से जमा देते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, है ना, और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम x, y और a इन तीनों के मान लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -5 3, -6 -61, -6 -61 3 2, 3 3 और 2 और -5 और 3, तो ये हो गए इनके तीनों के मान। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61 गुणा 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 6 30, 305 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 18, है ना। और y बटे 6 दूनी 12, माइनस के 12 तो ये प्लस के 3 और 6 18। इसी तरह से 1 बटे 3 किया 9, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। हल करते हैं तो क्या हो गया, x बटे ये हो जाएगा 323 बराबर y बटे यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 2 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 7 और 171 और 1 बटे 19। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 323 बटे 19, तो x बराबर भाग देते हैं, 19 से कम 19, है ना। तो 19 गुना 38 होते हैं, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, 32 में से 19 गए तो 12 में गए, 9 गए तो 3 और 2 में से गए थे 13 बचेंगे। फिर यहाँ पर 3 उतारेंगे तो 19 सत्तो 133, है ना। तो x का मान तो 17 है यहाँ पर, और यहाँ पर 100 y का मान निकालेंगे तो 171 बटे 19। तो यहाँ पर कितनी बार जाता है 19 का भाग, 19 का भाग यहाँ पर पूरा 9 बार जाता है, 19 9 171। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लंबाई चौड़ाई निकल आई है यहाँ पर इस आयत की। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली थी 3.5, इसके सारे सवाल हो चुके हैं। किसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अब चले मिलते हैं अगली प्रश्नावली 3.6 के साथ में। थैंक यू।